हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 1.1 का 4 से लेकर 7 तक क्वेश्चन। 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 है। क्या कह रहा है दोस्तों, जो HCF है 306 और 657 का 9 है, ये दिया गया है। कह रहा है LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है HCF 9 दिया गया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर HCF 306 और 657 का HCF कितना दिया है दोस्तों, 9 दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे LCM किसका ज्ञात करना है, 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो इसको लगा दो क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। दो संख्या कौन कौन सी हैं, दो संख्या कौन है, 306 और 657 हैं। तो ये हो गया 306 गुणे 657। HCF कितना दिया गया है दोस्तों, 9। तो ये हो गया 9 गुणे LCM हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे LCM। ये हो गया दोस्तों, 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो गया 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर हो गया LCM। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 साते 63, 9 साते 63, 9 साते 63, कितना बचा 2 और ये कितना है 7, कितना हो गया 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना हो गया 27। अब 73 का 306 के साथ गुणा कर लो। तो यहाँ पर गुणा कर लो, 306 में 73 का गुणा कर लो। 3 छक 18, 3 तियाँ 9, 7 छक 42 और 7 तियाँ 21, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 4 13 के 3 हो गया, हासिल 1 बचा। तो 1 ये है और हासिल 1 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और ये 2 है ही, कितना आ गया 22,338। कितना आ गया दोस्तों 22,338। तो हमारा LCM कितना आ गया दोस्तों 22,338। तो ये दोस्तों हमें इससे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था इन दो संख्याओं का HCF 9 दिया गया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा किया और बराबर HCF हमारा 9 था तो 9 लिख लिया, LCM हमें ज्ञात करना था। तो 9 इधर गुणा कर रहा था, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो इनको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया LCM 22,338। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि, क्या जांच करना है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n के, क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये जो स्मॉल n दिया है ये दोस्तों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और क्या कह रहा है, जो संख्या 6 के पावर n है,
जो 6 के पावर n है, क्या ये संख्या कभी अंक 0 पर समाप्त होगी कि यानी कि इसका कोई अंक ऐसा होगा कि इसके अंत में 0 आ जाए और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखा हो। तो यही पूछ रहा है कि 6 के पावर कुछ ऐसा हम वैल्यू रख दें, प्राकृतिक कोई संख्या रख दें जिससे अंत में 0 आ जाए, क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों एक ऐसा उदाहरण था, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ पर भी समझाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 6 के पावर n। n क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 या ऐसे लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, 6 के पावर 3 लिख सकते हैं, 6 के पावर 4 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर 6 के पावर 1 है तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के पावर 2 है तो कितना आएगा? 36 आएगा। अगर 6 के पावर 3 है तब कितना आएगा? तो 6 छक 36, 36 छक्का कितना होगा दोस्तों? 216। अब दोस्तों और इसका करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतने से पैटर्न हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पैटर्न का ध्यान देना रहता है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 6 आ रहा है अंत में, इसके भी अंत में 6 आ रहा है, इसके भी अंत में 6 आ रहा है। अब जो संख्या यहाँ पर आएगा उसके भी अंत में 6 आएगा, और जो संख्या यहाँ पर आएगा उसके अंत में भी 6 आने वाला है, जो संख्या यहाँ पर आएगा उसके अंत में भी 6 होगा। क्या दोस्तों n का हम कोई ऐसा मान रखेंगे जिससे ये अंत में 0 आ जाए? यहाँ पर देखो हर बार 6 ही आ रहा है, यानी कि हम इसके आगे भी वैल्यू जब निकालते जाएंगे, 6 के पावर 5 तब भी 6 आएगा, 6 के पावर 6 तब भी 6 आएगा, 6 के पावर 6 तब भी 6 आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है, जब 6 के पावर 1 है तब भी 6 आ रहा है, जब 6 के पावर 2 है तब भी अंत में 6 आ रहा है, जब 6 के पावर 3 है तब भी अंत में 6 आ रहा है, जब 6 के पावर 4 होगा तब भी अंत में 6 ही आएगा, जब 6 के पावर 5 होगा तब भी अंत में 6 ही आएगा। यानी कि बार बार ये 6 ही आएंगे, यानी कि अंत में 0 आने वाला नहीं है। क्या हम n का कोई ऐसा मान रख पाएंगे जिससे अंत में 0 आ जाए? नहीं आएगा। दोस्तों किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आता है? जैसे दोस्तों देखो यहाँ पर 10 है, इसके अंत में 0 है, तो इसमें क्या खास बात हो सकती है? इसमें खास बात ये हो सकती है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 5। अब जैसे 20 ले लो, 20 के भी अंत में 0 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखो, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पच्चे 20। जैसे 30 है, इसमें इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके देखो तो कितना होगा? 2 गुणे कितना होगा? 30 का गुणनखंड कितना होगा दोस्तों? 30 का गुणनखंड कितना होगा? 2 3 6 पच्चे 30। कितना होगा? 2 3 6 पच्चे 30। अब यहाँ पर देखो कोई पैटर्न बन रहा है दोस्तों। देखो इस संख्या का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया, इसके अंत में 0 है और इसके भी अंत में 0 है और इसके भी अंत में 0 है। ऐसे अगर हम 40 लें, 50 लें, 60 लें तो उसके भी अंत में 0 होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी 2 और 5 आ रहा है। यानी कि इससे दोस्तों क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आना है तो उसके लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? हम 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आएगा तो हम कहेंगे हाँ ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हों और उसके अलावा कोई भी अंक हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इसका हल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोस्तों कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 0 0 पर
पर तभी समाप्त होती है, तभी समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हों, 2 और 5 अनिवार्य रूप से हों। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से समझ में आया? जब हमने 10 का उदाहरण लिया और 20 का अभाज्य गुणन करके उसका उदाहरण हमने समझा है। तो कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लो 6 के पावर n का। जब 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 3 बन रहा है और इसके पावर n। दोस्तों यहाँ पर देखो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो और क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। अतः n का कोई भी ऐसा प्राकृत मान नहीं है जिससे संख्या 6 के पावर n 0 पर 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सके। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा दोस्तों जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो हमने 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो यहाँ पर 2 आया 3 आया लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसी को हम लिखेंगे, कहेंगे क्या? यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो क्या कहेंगे? अतः n का कोई भी ऐसा प्राकृतिक मान नहीं है जिससे संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सके। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि, क्या व्याख्या करना है? कह रहा है ये एक संख्या है और ये भी एक संख्या है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है व्याख्या कीजिए कि यह और यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या करना है दोस्तों हमें? यह कह रहा है क्वेश्चन, बताओ यह संख्या और यह संख्या भाज्य संख्या क्यों हैं। हमें बताना ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो या गुणनखंड हो। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहली संख्या ये ले लो, कितना है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसे थोड़ा सा सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दोस्तों देखो 13 है और यहाँ पर 13 है। एक काम करो, 13 को कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा? 7 गुणे 11, यहाँ से 13 खत्म हो चुका है, प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि हमने 13 कॉमन ले लिया है। तो ये हो जाएगा 13 कोष्टक में 11 सते 77, 77 1 78। ये कितना हो गया? 78। अब इसे लिख सकते हैं 13 गुणे 78 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो हमने ये संख्या लिया था, इस संख्या के कितने गुणनखंड बन गए? 1 2 3। इस संख्या के कितने गुणनखंड बन गए दोस्तों? 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ इस संख्या के, यहाँ इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। यहाँ क्या है दोस्तों? इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को लिख लो। क्या कहा है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 है प्लस 5। अब दोस्तों इसमें देखो कुछ कॉमन हो रहा है। दोस्तों देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो पहले 5 को कॉमन कर लो। तो ये हो गया 5 कॉमन। 5 कॉमन हो गया, क्या बचा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचा, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन हो चुका है। थोड़ा और सॉल्व करो। 7 छक 42, कितना हो जाएगा? 7 छक 42, ये आ गया 42। और 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 से करना 24, 24 का गुणा कर लो 42 में। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, कितना आ गया? 8। 6 और 4 10, 8 1 9, 9 1 10, कितना आ गया दोस्तों? 1008। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1008। कितना हो गया दोस्तों? 1008। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पर कितना बचा है? प्लस का 1 बचा है, यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। तो ये हो गया, 1 जोड़ लो इसमें दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1009। ये हो गया 1009। अब दोस्तों इसको हम लिखना चाहें और क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1009 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, यानी कि सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखो
इस जो ये संख्या था इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी कि गुणनखंड हो गए कितने, 1 2 3। तो ये कैसी संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहता है, यह कहता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो लिखेंगे यहाँ इस संख्या के 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक फैक्टर यानी कि गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, बस इतना ही करना था। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या कह रहा है, एक खेल का मैदान है, ये एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर ये एक वृत्ताकार पथ है कह रहा है। और क्या कह रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ पर सोनिया खड़ी है, ये कौन है, सोनिया है। सोनिया यहाँ पर खड़ी है, सोनिया को ऐसे एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं। कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। ये हो गया 18 मिनट। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। क्या कह रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो दोस्तों रवि भी एक चक्कर ऐसे लगा रहा है, तब उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। ये हो गया रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। और दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोस्तों कि मान लीजिए ये जो सोनिया और रवि हैं ये एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि ये सोनिया भी ऐसे चक्कर लगा रही है और ये जो रवि हैं ये भी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि जब यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं सोनिया और रवि, तो ये पुनः कब इसी स्थान पर ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो दोस्तों देखो, सोनिया जब एक चक्कर चली तो उसको कितना मिनट लगा, 18 मिनट। जब रवि एक चक्कर चला तो उसको कितना लगा, 12 मिनट। जब सोनिया दूसरी चक्कर चलेगी तो उसको कितना लगेगा, 36 मिनट। क्यों, क्योंकि पहले 18 चली फिर 18 चलेगी, 18 36 हो गया। और जब रवि दूसरा चक्कर मारेगा तो उसको कितना समय लग जाएगा, उसको लग जाएगा समय 12 24। कितना लग गया दोस्तों, 24 मिनट लग गया, 24 मिनट। देखो दोस्तों जो रवि है वो दूसरा चक्कर मार रहा, पहला चक्कर मारा तो कितना लगा, 12 लगा था। जब वो दूसरा चक्कर मारेगा तब कितना लगेगा, 12 पहले का था और 12 इस बार मारा, कितना हो गया, 24। अब फिर दोस्तों जब सोनिया फिर से तीसरा चक्कर मारेगी तो कितना हो जाएगा, उसे मिनट लगेगा 54। कितना मिनट लगेगा दोस्तों, 54 मिनट लगेगा, 54 मिनट। जब रवि तीसरा चक्कर मारेगा तो उसे कितना मिनट लगेगा दोस्तों, पहले 12 लगा फिर दोबारा 24 लगा, फिर तीसरे बार में कितना लगेगा,
12 12 कितना हो गया 36। कितना हो गया दोस्तों 36। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 36 आ रहा है और यहाँ पर 36 आ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से 36 मिनट पर मिलेंगे। कब? जब सोनिया 2 चक्कर मारेगी और रवि 3 चक्कर मार चुकेंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से 36 मिनट पर ही मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। 18 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम कैसे निकाला जाता है दोस्तों? जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे, जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे, जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। तो ये हो गया 2 गुणे, ये कॉमन हो गया 3 गुणे कितना बचा 3 गुणे 2 बचा है, गुणा करो। 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36। तो ये आ गया 36। जो सोनिया और रवि हैं वो एक दूसरे से 36 मिनट पर मिलेंगे। तो लिखेंगे सोनिया और रवि, सोनिया और एक दूसरे से 36 मिनट पर मिलेंगे, 36 मिनट पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 1.1 हमारा खत्म हो गया। अब करेंगे दोस्तों 1.2 का हम पहले बेसिक लेक्चर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।